लोग अक्सर चुनावों को हार जीत का खेल समझते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। चुनाव ये तो लोगों की आवाज सुनने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। समझिए, ये गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। आज हम इसी नजरिए से एक केस स्टडी को देखेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के करहल विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन हम इसे सिर्फ एक चुनावी मैदान की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे एक ऐसे समुदाय की तरह देखेंगे जहां लोग रहते हैं, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आपको किसी जगह को समझना है तो सबसे पहले वहां के लोगों की सुननी पड़ती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि करहल के लोगों के लिए, उनके वोटरों के लिए असल में क्या मायने रखता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। मुद्दे एकदम साफ हैं, है ना? एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें नौकरियों की तलाश है, और दूसरी तरफ हैं किसान जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये तो एक तरह से वो एजेंडा है जो जनता अपने नेता को सौंप रही है। और यही यही वो डेटा है जिस पर एक अच्छी, एक जवाबदेह सरकार की नींव रखी जाती है। तो सवाल यह है कि लोगों की इन उम्मीदों का, इन शिकायतों का नतीजों पर क्या असर पड़ा। चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2022 के चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं। नतीजे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। समाजवादी पार्टी को 60% से भी ज्यादा वोट मिले। अब ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक बहुत मजबूत जनादेश है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 33% वोट लेकर यह दिखा दिया कि वो एक मजबूत विपक्ष हैं। और ये डैशबोर्ड देखिए, ये जीत के मार्जिन को और भी साफ कर देता है। 67,000 से ज्यादा वोटों का अंतर, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। और हां, 66% का टर्नआउट, ये बताता है कि लोग इस चुनाव को लेकर कितने गंभीर थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया क्योंकि उनके लिए मुद्दे सच में अहम थे। तो इन नंबरों के पीछे की कहानी क्या है? असल में यहां 3 बड़े संकेत छुपे हैं। पहला, समाजवादी पार्टी का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो चट्टान की तरह मजबूत रहा। दूसरा, बीजेपी एक सीरियस चैलेंजर बनकर उभरी है। और सबसे जरूरी तीसरा संकेत ये कि ये चुनाव पूरी तरह से जमीनी मुद्दों पर लड़ा गया था। ये बताता है कि वोटर अब कितना जागा हुआ है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये नतीजे आखिर बने कैसे। देखिए, भारत में चुनाव सिर्फ चेहरों पर नहीं जीते जाते, ये सोशल इंजीनियरिंग का खेल है। अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ लाने की, उन्हें संगठित करने की एक कला है। ये स्लाइड समझिए करहल की राजनीतिक बिसात है। एक तरफ यादव समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, करीब 38%, फिर ब्राह्मण और दूसरी ऊंची जातियों का एक बड़ा हिस्सा, और उसके बाद दलित आबादी का भी एक अहम रोल है। हर पार्टी की स्ट्रैटेजी वो इसी सामाजिक गणित के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहां पर 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां टकरा रही थीं। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो अपने पारंपरिक किले को, अपने कोर वोट बैंक को और भी मजबूत करने में लगी थी, और दूसरी तरफ थी बीजेपी जो एक नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही थी, उन समूहों को साथ लाकर जो शायद पारंपरिक समीकरण में फिट नहीं बैठते। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट था। और जब ये राजनीतिक रणनीतियां जमीन पर उतरती हैं तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हर नागरिक को सम्मान का अधिकार है और उसे ये जानने का भी पूरा हक है कि उसके सामने विकल्प क्या है, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही तो बुनियाद है। कहते हैं, भविष्य को समझने के लिए अतीत में झांकना जरूरी है। तो चलिए अब जरा करहल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को खंगालते हैं। देखते हैं कि पिछले 30 सालों में चुनावी पैटर्न ने क्या रुख अपनाया है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1993 में सपा ने यहां अपनी पकड़ बनाई। 2007 में बसपा के आने से समीकरण थोड़ा बदला। फिर 2017 में हमने देखा कि बीजेपी एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आई, और 2022 में सपा ने एक जबरदस्त वापसी की। हर चुनाव यहां की राजनीति में एक नया चैप्टर जोड़ता गया। तो डेटा को देखकर सवाल यही उठता है कि हां, करहल सपा का गढ़ तो है, लेकिन क्या यह किला सच में अभेद्य है? आंकड़े तो यही कहते हैं कि किला बहुत मजबूत है, लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि जब जब सपा के कोर वोट बैंक में थोड़ी भी सेंध लगी है, मुकाबला हमेशा दिलचस्प हुआ है। किसी भी रणनीतिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब असली सवाल पर आते हैं, आगे क्या? इस सारे डेटा के आधार पर एक असरदार और जवाबदेह गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट आखिर कैसा होना चाहिए?
ये है चतुर्मुखी सिद्धांत। पहला, चुनावी पहुंच यानी हर एक बूथ तक सीधी पहुंच बनाना। दूसरा, संगठनात्मक ताकत यानी जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव यानी अपनी कहानी खुद कहना। और चौथा, सबसे अहम, संसाधनों का सही इस्तेमाल। बड़ी बड़ी रैलियों पर नहीं, बल्कि उन जगहों पर जहां जरूरत ज्यादा है। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये लोगों से लगातार जुड़े रहने का एक सिस्टम है। और इस सबका मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी जवाबदेही व्यवस्था बनाना जहां राजनीति सिर्फ वादों तक सीमित न रहे, बल्कि एक प्रोसेस बने, जहां बात चेहरों की नहीं, परफॉर्मेंस की हो, जहां लोगों की शिकायतें सीधे तौर पर प्रतिनिधि के एक्शन प्लान का हिस्सा बने। असल गवर्नेंस यही है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और नियम है जो बहुत जरूरी है। जब भी आप वोटरों से बात करें, वो हमेशा सम्मान के साथ और उनकी इजाजत से होनी चाहिए। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन का ढांचा है, वो भी इसी बात पर जोर देता है। हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी गरिमा की रक्षा करना। एक भरोसेमंद रिश्ते की बुनियाद यही सम्मान है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जनादेश एक भरोसा है, ये कोई परमानेंट टाइटल नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है आत्मसंतुष्टि। ये मान लेना कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। नहीं, जनता का विश्वास आपको हर दिन, हर पल जीतना पड़ता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, भविष्य कौन लिखेगा? भविष्य वो नेता लिखेगा जो सबसे गहराई से सुनना जानता है, जो ये समझता है कि हर वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद है। और सोचने के लिए इससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता।